3 दोस्त हैं, राइट? ओके, दोस्त नंबर 1 रूल्स बनाता है गेम के, ये हुई लेजिस्लेचर। ठीक है, दोस्त नंबर 2 को गेम खेलना है, सारे रूल्स फॉलो करते हुए, ये है एग्जीक्यूटिव। गॉट इट। और दोस्त नंबर 3 वो अंपायर है, जो देखता है कि गेम बिल्कुल फेयर हो, ये है जुडिशरी। अब सोचो, अगर अंपायर प्लेयर का बेस्ट फ्रेंड हो तो क्या गेम फेयर होगा? बिल्कुल नहीं, पॉसिबली नहीं है। कभी नहीं। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की सुपर डिटेल डिस्कशन। एकदम सही पॉइंट। इससे पहले कि हम डाइव इन करें, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, उस नोटिफिकेशन बेल को हिट करो और कमेंट में बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज हम इंडिया के गवर्नेंस की रूल बुक यानी कॉन्स्टिट्यूशन के 3 बेहद इंपॉर्टेंट आइडियाज को मास्टर करने वाले हैं। हाँ, ये हमारा लर्निंग मैप है। सबसे पहले हम टैकल करेंगे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी के लिए नॉन नेगोशिएबल क्यों है। ठीक है। दूसरा, हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या इंडिया में पावर्स बिल्कुल अलग हैं या फिर चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम पर चलती हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और तीसरा, हम एनालाइज करेंगे कि हमारी पार्लियामेंट गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव से उनके काम का हिसाब कैसे लेती है। तो इस गहरी चर्चा के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। ऑसम, लेट्स अनपैक दिस। ओके। तो हमारा पहला सवाल सीधा 2023 के एग्जाम से है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रेक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। कमेंट। ठीक है, और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है। ब्रॉड माइक्रो थीम, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर डेमोक्रेसी। तो चलिए सबसे पहले एकदम आसान डेफिनेशन से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल बेसिक से। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का सीधा सा मतलब है कि हमारे कोर्ट्स और जजेस अपने फैसले बिना किसी प्रेशर के ले सकें। किसी भी तरह का प्रेशर, राइट? एग्जैक्टली। ना गवर्नमेंट का, ना पार्लियामेंट का, और ना ही किसी पावरफुल बिजनेस ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी का। मतलब उनका काम सिर्फ फैक्ट्स और कानून पर बेस्ड होना चाहिए। बिल्कुल, समझे? एकदम परफेक्ट। वही क्रिकेट वाली एनालॉजी। अगर अंपायर को एक टीम का कैप्टन फोन करके धमकाए तो पूरा गेम ही करप्ट हो जाएगा। राइट, अंपायर को इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। जुडिशरी हमारी डेमोक्रेसी की वही अंपायर है। बिल्कुल सही। चलो अब इस आंसर के की पार्ट्स को तोड़ते हैं। शुरुआत एक पावरफुल इंट्रोडक्शन से करते हैं। करेक्ट। इंट्रोडक्शन में आपको 2 चीजें करनी है। पहला, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को डिफाइन करना है, जैसा हमने अभी किया। ठीक है। और दूसरा, ये क्लियर करना है कि ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी का बेडरॉक है, फाउंडेशन है, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ और सिटीजंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। गॉट इट। अब आते हैं मेन पार्ट पर, यानी बॉडी। आई थिंक सबसे पहला बड़ा सवाल है, व्हाई इज इट अ प्री रेक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी? कोर रीजंस क्या है? ग्रेट क्वेश्चन। इस आर्गुमेंट के 5 की पिलर्स हैं। सबसे पहला, जुडिशरी गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। हमारे मौलिक अधिकार। हाँ, ये वो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच या इक्वालिटी। तो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बनाए जो इन राइट्स को वायलेट करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी उस कानून को रद्द कर सकती है। और इसका सबसे पावरफुल एग्जांपल है केशवानंदा भारती वी स्टेट ऑफ केरला 1973 केस। ये तो एक लैंडमार्क केस है। बिल्कुल, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी थी। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल तो सकती है, पर उसकी आत्मा को नहीं, है ना? एग्जैक्टली। पार्लियामेंट उसके कोर आइडेंटिटी, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और हाँ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस खुद। कूल ना? कोर्ट ने एकदम क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी। बिल्कुल। दूसरा पिलर है कि इट मेंटेन्स द रूल ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। कानून सबसे ऊपर है और सब कानून के सामने बराबर हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या आम इंसान। करेक्ट। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसके मेन टूल्स हैं आर्टिकल्स 32 और 226, जिससे कोर्ट्स जुडिशियल रिव्यू कर पाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट। तीसरा है, इट क्रिएट्स चेक्स एंड बैलेंसेस। देखिए, डेमोक्रेसी में आप सारी पावर कभी भी एक इंसान या एक इंस्टीट्यूशन को नहीं दे सकते। हाँ, ये तो आम बात है। तो जुडिशरी एक बैलेंसिंग फोर्स की तरह काम करती है। वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की पावर्स पर एक चेक रखती है, ताकि वो हद से ज्यादा पावरफुल ना हो जाएं। राइट। और चौथा रीजन क्या है? चौथा रीजन है लोगों का विश्वास बनाना, यानी कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। अच्छा। लोग डेमोक्रेसी में तभी विश्वास करेंगे जब उन्हें लगेगा कि उन्हें फेयर और इम्पार्शियल जस्टिस मिल सकता है। हाँ, अगर लोगों को लगेगा कि कोर्ट्स गवर्नमेंट के इशारों पर काम कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम से ही भरोसा उठ जाएगा। एग्जैक्टली। तब तो जुडिशरी बस स्टेट का एक टूल बनकर रह जाएगी। और पांचवा और आखिरी पॉइंट, वो है सेफगार्ड ड्यूरिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सोचिए इमरजेंसी जैसी सिचुएशन के बारे में। राइट, जब एग्जीक्यूटिव पावर्स बहुत बढ़ जाती हैं। उस वक्त सिर्फ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बचा सकती है। वो इनफेमस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 केस हमारे लिए एक डार्क रिमाइंडर है। हाँ, उस केस से पता चलता है कि जब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के सामने झुक जाती है तो क्या होता है। बिल्कुल, वो एक सबक है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। परफेक्ट। तो ये हो गया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब बॉडी का दूसरा हिस्सा, इस पर फोकस करना चाहिए कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दिस इंडिपेंडेंस। बिल्कुल सही। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स काफी समझदार थे। उन्होंने इसके लिए कई फायरवॉल्स बनाए हैं। चलो उन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है सेपरेशन ऑफ पावर्स अंडर आर्टिकल 50। हाँ, ये आर्टिकल स्टेट को साफ निर्देश देता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए। एक क्लियर लाइन बनाई गई है। दूसरा,
सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आर्टिकल 124(4) एंड 270। जज को आसानी से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। हाँ, इम्पीचमेंट का प्रोसेस तो बेहद मुश्किल है। एग्जैक्टली और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ये कभी सक्सेसफुली पूरा नहीं हुआ है। इस सिक्योरिटी का मतलब है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी फैसला दे सकते हैं बिना अपनी जॉब की चिंता किए। तीसरा, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस आर्टिकल 125 एंड 221। राइट। जज की सैलरी या दूसरे पर्क्स उनके अपॉइंटमेंट के बाद उनके नुकसान के लिए नहीं बदले जा सकते। ये उन्हें फाइनेंशियल प्रेशर से बचाता है। चौथा पॉइंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आर्टिकल 112 एंड 113। ये काफी कूल टेक्निकल पॉइंट है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की सैलरीज और खर्चे चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं। जिसका मतलब है कि पार्लियामेंट में इस पर बहस तो हो सकती है पर वोट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। उनके फाइनेंसेस सिक्योर हैं। पांचवा है अपॉइंटमेंट्स आर्टिकल 124, 2 एंड 217(1). यहीं पर वो फेमस और कंट्रोवर्शियल कलीजियम सिस्टम आता है। कोलेजियम सिस्टम आसान शब्दों में एक ऐसा सिस्टम है जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के सीनियर मोस्ट जजेस का ग्रुप दूसरे जजेस के अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स पर फैसला लेता है। और इसे डिजाइन इसलिए किया गया था ताकि जजेस कौन बनेगा इस पर आखिरी फैसला जुडिशरी का हो, पॉलिटिशियंस का नहीं। बिल्कुल। फिर छठा है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, 32, 226। इसकी बात हमने पहले भी की। हाँ, ये कोर्ट्स की पावर है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को जांचे और देखें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हैं या नहीं। अगर नहीं तो उन्हें रद्द किया जा सकता है। और आखिर में सातवां, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 129 एंड 215। करेक्ट। अपनी अथॉरिटी और डिग्निटी मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स किसी को भी उनके ऑर्डर्स की अनदेखी करने के लिए सजा दे सकते हैं। टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी एड्रेस करना जरूरी है। बिल्कुल सही, क्योंकि कागज पर जो है जरूरी नहीं कि रियलिटी भी वही हो। राइट। तो पहला चैलेंज है ओपेक अपॉइंटमेंट सिस्टम। जी। कोलिजियम सिस्टम भले ही इंडिपेंडेंस के लिए बनाया गया पर उस पर ट्रांसपेरेंसी ना होने के आरोप लगते हैं। हाँ, क्रिटिक्स उसे जजेस अपॉइंटिंग जजेस का सिस्टम कहते हैं, जिससे नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म के एलिगेशंस लगते हैं। दूसरा इश्यू है पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स का। ये गंभीर मुद्दा है। जब जजेस रिटायरमेंट के तुरंत बाद गवर्नर या किसी ट्रिब्यूनल के मेंबर जैसी गवर्नमेंट पोजीशंस ले लेते हैं तो उनके रिटायरमेंट से ठीक पहले दिए गए जजमेंट्स पर सवाल उठता है कि कहीं कोई फ्यूचर रिवॉर्ड का वादा तो नहीं था। एग्जैक्टली। तीसरा है एग्जीक्यूटिव प्रेशर इन ट्रांसफर्स। आर्टिकल 222 के अंदर हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर में गवर्नमेंट का रोल होता है। और कभी-कभी इस पावर का इस्तेमाल उन जजेस को सजा देने के लिए किया जा सकता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले देते हैं। जस्टिस जयंत पटेल का 2017 का कंट्रोवर्शियल ट्रांसफर इसका एक एग्जाम्पल है। करेक्ट। चौथा, यहाँ एक बहुत पतली सी लाइन है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बीच। हाँ। कभी कभी अच्छा करने के जोश में जुडिशरी उन एरियाज में चली जाती है जो आमतौर पर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के होते हैं, जैसे पॉलिसी मेकिंग। इससे पावर्स का आपस का बैलेंस बिगड़ सकता है। पांचवा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड पब्लिक प्रेशर। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में जजेस को हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस में उनके जजमेंट्स के लिए ट्रोल या टारगेट किया जाता है। हाँ, इससे बहुत प्रेशर क्रिएट हो सकता है और उनकी इम्पार्शियलिटी पर असर पड़ सकता है। छठा, अंडर फंडेड जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या है। बहुत बड़ी। इंडियन जुडिशरी को जीडीपी का 0.1% से भी कम बजट मिलता है, जिससे जजेस की, स्टाफ की और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी होती है और जस्टिस में बहुत देरी होती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 ने इस पर डिटेल में बात की थी। बिल्कुल। और आखिर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिबेट। हाँ, भले ये कोर्ट की डिग्निटी प्रोटेक्ट करने के लिए है पर क्रिटिक्स कहते हैं कि इस कानून का इस्तेमाल कभी-कभी सच्ची आलोचना को दबाने और अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए होता है। हाँ, प्रशांत भूषण केस ऑफ 2020 ने इस डिबेट को फिर से नेशनल लेवल पर ला दिया था। परफेक्ट। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। इस सब को एक साथ कैसे बांधें? आपको सारे चैलेंजेस को एक्नॉलेज करना है, लेकिन कोर आइडिया को फिर से स्ट्रांग बनाना है। और इसका एक बेहतरीन तरीका है एक पावरफुल कोर्ट के साथ एंड करना। जैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस जजेस का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि ये नागरिकों का फेयर जस्टिस पाने का मौलिक अधिकार है। ये इंडियन डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए एक नॉन निगोशिएबल पिलर है। वाह, ये एक फैंटास्टिक तरीका है एंड करने का। चलो अब थोड़ा और गहरा जाते हैं कुछ क्रॉस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। पहला एक कंटेंट बेस्ड सवाल। आपने केशवानंद भारती केस का जिक्र किया। ये केस इस पूरे टॉपिक के लिए इतना फाउंडेशनल क्यों है? क्विक आंसर, क्योंकि इसने जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा का अल्टीमेट गार्जियन बना दिया। इसने पार्लियामेंट की पावर पर एक आखिरी सीमा तय कर दी और ये साबित किया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक रियल पावर है। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर पर सवाल। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बाद चैलेंजेस डिस्कस करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों है? क्विक आंसर, ये एक बैलेंस्ड और क्रिटिकल एनालिसिस क्रिएट करता है। आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया आइडियल फ्रेमवर्क दिखाते हैं और फिर रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स। इससे आपका आंसर मैच्योर लगता है, वन साइडेड नहीं। समझ गई। बैक टू कंटेंट। हमने चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड की बात की। एक लाइन में ये फीचर इंडिपेंडेंस के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्विक आंसर, ये जजेस की सैलरी को पार्लियामेंट के एनुअल बजट वोट की पॉलिटिकल मर्जी से आजाद रखता है, जिससे गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियल ब्लैकमेल का एक बड़ा पोटेंशियल टूल ही खत्म हो जाता है। और स्ट्रक्चर के लिए जस्टिस जयंत पटेल या प्रशांत भूषण केस जैसे स्पेसिफिक एग्जांपल्स यूज करने का क्या फायदा है? क्विक आंसर,
ये दिखाता है कि आप सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दोहरा रहे, बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स को रियल कंटेम्प्रेरी इवेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ये एनालिटिकल स्किल्स और अवेयरनेस दिखाता है जो एग्जामिनर्स ढूंढ रहे होते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी कंटेंट क्वेश्चन है। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच में क्या छोटा सा फर्क है? क्विक आंसर। एक्टिविज्म आमतौर पर पॉजिटिव होता है, जहां जुडिशरी दूसरे ऑर्गन्स द्वारा छोड़े गए गैप को भरती है, जैसे ह्यूमन राइट्स या एनवायरनमेंट के मामलों में। ओवररीच तब होता है जब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के कोर फंक्शंस को माइक्रो मैनेज करना शुरू कर देती है। फाइनल क्वेश्चन, स्ट्रक्चर पर। कंक्लूजन को एक पावरफुल कोट से एंड करना कितना इफेक्टिव है? क्विक आंसर, बहुत इफेक्टिव। एक अच्छा कोट आपके पूरे आर्ग्यूमेंट के स्पिरिट को समराइज करता है और एक लास्टिंग पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ता है। फैंटास्टिक। अब एक पल के लिए रुककर इसकी आइडिया को बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, born from the Keshavananda Bharati case, is the ultimate shield of our democracy, wielded by an independent judiciary. इन शॉर्ट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी का सेफ्टी नेट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नेट दिया है, पर रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस से इसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पहले टॉपिक का एक जबरदस्त डिटेल लुक था। चलो अब हमारे दूसरे सवाल पर चलते हैं, जो 2019 से है। हाँ, और ये लॉजिकल तरीके से पहले टॉपिक से जुड़ा है। सवाल है, Do you think that the Constitution of India does not accept the principle of strict separation of powers? Rather, it is based on the principle of checks and balance. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है। Broad micro theme. Separation of powers versus checks and balances in the Indian context. ये एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिजाइन फिलॉसफी की जड़ तक जाता है। पहले की टर्म्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसा आप यूएसए में देखते हैं, उसका मतलब है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों बिल्कुल अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में है। कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। बिल्कुल। पर इंडिया ने एक अलग रास्ता चुना है। यहाँ मेरी फेवरेट एनालॉजी है एक ग्रुप प्रोजेक्ट के। स्ट्रिक्ट सेपरेशन का मतलब होगा एक स्टूडेंट सिर्फ रिसर्च करेगा, दूसरा सिर्फ लिखेगा और तीसरा सिर्फ प्रेजेंट करेगा। हाँ, कोई दूसरे के काम पर कमेंट भी नहीं कर सकता। राइट। पर इंडिया का सिस्टम एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जैसा है। सबका एक प्राइमरी रोल है, पर वो एक दूसरे के काम को रिव्यू भी करते हैं ताकि फाइनल प्रोजेक्ट बेस्ट हो। ये कोलैबोरेटिव रिव्यू ही चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। बिल्कुल। ये परफेक्ट एनालॉजी है। इस आंसर के इंट्रोडक्शन के लिए एक लैंडमार्क केस से शुरू करना सबसे अच्छा है। राम जवाहर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 केस यहां कोट करने के लिए परफेक्ट है। अच्छा, उस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेशन ऑफ पावर्स के डॉक्ट्रिन को उसकी एब्सोल्यूट रिजिडिटी में नहीं अपनाया है। ओह, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि हमारा सिस्टम यूएस जैसा नहीं है। करेक्ट। ठीक है, अब आंसर की बॉडी पर आते हैं। पहले पार्ट में हमें एविडेंस ऑफ ओवरलैपिंग पावर्स देना चाहिए, है ना? हमें साबित करना है कि ये कंपार्टमेंट्स वाटर टाइट नहीं है। एग्जैक्टली। चलो सबसे क्लियर ओवरलैप से शुरू करते हैं। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फ्यूजन। ठीक है। पहला हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कोर एग्जीक्यूटिव है, वो लेजिस्लेचर से ही आता है। मिनिस्टर बनने के लिए आपको एमपी होना जरूरी है। दूसरा, ये मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेजिस्लेचर आमतौर पर एग्जीक्यूटिव को नो कॉन्फिडेंस वोट से निकाल सकती है। और तीसरा, प्रेसिडेंट, जो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, वो पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल हिस्सा हैं और आर्टिकल 123 के अंडर टेम्पररी लॉज यानी ऑर्डिनेंसेस भी बना सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव द्वारा किया गया एक कोर लेजिस्लेटिव फंक्शन है। राइट। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव जुडिशरी इंटरफेस पर। यहां भी ओवरलैप है। प्रेसिडेंट, जो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करते हैं। और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर्स भी हैं, जैसे आर्टिकल 72 के अंदर पार्डन या माफी देने की पावर। और आखिर में लेजिस्लेटिव जुडिशरी इंटरैक्शन। बिल्कुल। जुडिशरी लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए कानून को रद्द कर सकती है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। लेकिन लेजिस्लेचर भी बदले में आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है कोर्ट के जजमेंट को ओवरकम करने के लिए। एग्जैक्टली। ये एक कंटिन्यूअस डायलॉग है। दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को समझाना होना चाहिए। करेक्ट। ये ओवरलैप कोई गलती नहीं है, ये एक सोची समझी डिजाइन है ताकि कोई भी एक ऑर्गन डिक्टेटर न बन जाए। तो हर ऑर्गन दूसरे को कैसे चेक करता है? चलिए देखते हैं। पहला, लेजिस्लेटिव चेक्स ऑन द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट के पास कई टूल्स हैं, जैसे क्वेश्चन आवर। हाँ, क्वेश्चन आवर है जहां मिनिस्टर्स को कठिन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। डिबेट्स हैं, एडजर्नमेंट मोशंस हैं और सबसे शक्तिशाली हथियार नो कॉन्फिडेंस मोशन। और सबसे जरूरी, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। बिल्कुल, बजट अप्रूवल। नेक्स्ट, जुडिशियल चेक्स ऑन बोथ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यहाँ सबसे बड़ा चेक है जुडिशियल रिव्यू। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जिसे हमने डिस्कस किया, वो लेजिस्लेचर की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर पर एक बहुत बड़ा चेक है। और रिट्स? हाँ, रिट्स के जरिए अंडर आर्टिकल्स 32 और 226 कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रिट एक कोर्ट का फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है जो किसी को कुछ करने या ना करने का आदेश देता है। और आखिर में एग्जीक्यूटिव चेक्स ऑन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। राइट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। वीटो पावर्स भी होती हैं। हाँ, और जैसा हमने डिस्कस किया, एग्जीक्यूटिव का जजेस की अपॉइंटमेंट में की रोल होता है,
जो जुडिशरी पर एक चेक है। ये पूरा सिस्टम तो एक खूबसूरती से बैलेंस्ड मशीन जैसा लगता है, पर आंसर को और रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें कंटेम्पररी चैलेंजेस पर भी एक सेक्शन ऐड करना चाहिए। हाँ, ये एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऐड करता है। आप ग्रोइंग एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस की चिंता का जिक्र कर सकते हैं। खासकर जब एक ही पार्टी के पास लोकसभा में भारी मेजॉरिटी हो। करेक्ट, उससे पार्लियामेंट्री चेक्स कमजोर हो जाते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को मजबूत करने की जरूरत का भी जिक्र कर सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट है। और कंक्लूजन के लिए आप इंदिरा नेहरू गांधी वर्स राजेंद्र नारायण केस का हवाला दे सकते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया का यूनिक मॉडल, जिसे फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक रिजिड स्ट्रिक्ट सेपरेशन से बेहतर है। एक्सीलेंट। चलो इसको पक्का करने के लिए क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पहला, स्ट्रक्चर पर। इंट्रोडक्शन को रामजवाया कपूर केस से शुरू करना इतना इम्पैक्टफुल क्यों है? क्विक आंसर, क्योंकि ये एग्जामिनर को तुरंत सिग्नल देता है कि आपका पूरा आर्ग्यूमेंट एक फाउंडेशनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर बेस्ड है, जिससे आपके आंसर को क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी मिलती है। समझ गई। दूसरा स्ट्रक्चर क्वेश्चन, ओवरलैपिंग पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए अलग हेडिंग्स रखना क्यों जरूरी है? क्विक आंसर, ये एक बहुत क्लियर और लॉजिकल फ्लो देता है। ओवरलैप सेक्शन बताता है कैसे ऑर्गन्स जुड़े हैं, और चेक्स एंड बैलेंसेस सेक्शन बताता है क्यों वो जुड़े हैं, ताकि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। ठीक है। कंटेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फ्यूजन का इतना पावरफुल एग्जाम्पल क्यों है? क्विक आंसर, क्योंकि ये सबसे डायरेक्ट एग्जाम्पल है जहां एग्जीक्यूटिव ब्रांच लेजिस्लेटिव ब्रांच का कोर फंक्शन यानी कानून बनाना कर रही है। ये लाइंस को सबसे साफ तरीके से ब्लर करता है। एक और कंटेंट क्वेश्चन, हमने यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का फिर से जिक्र किया। ये पहले आंसर से रिपीटेटिव नहीं है? क्विक आंसर, बिल्कुल नहीं। ये एक सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। पहले आंसर में ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस का सबूत था, यहाँ ये जुडिशरी द्वारा लेजिस्लेचर पर एक चेक का एग्जाम्पल है। कॉन्टेक्स्ट अलग है। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब एक स्ट्रक्चर क्वेश्चन, जब आप कंटेम्पररी चैलेंजेस सेक्शन ऐड करते हैं तो उसमें क्या रिस्क है? क्विक आंसर, रिस्क ये है कि आप जरूरत से ज्यादा नेगेटिव या पॉलिटिकली बायस्ड ना लगें, कि ये है कि इन चैलेंजेस को न्यूट्रल इंस्टीट्यूशनल इश्यूज की तरह पेश किया जाए और फिर एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव कंक्लूजन दिया जाए। और आखिरी कंटेंट क्वेश्चन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, इस फ्रेज को आसान शब्दों में कैसे समझाएं? क्विक आंसर, इसका मतलब है कि पावर्स काम के आधार पर बांटी गई हैं, ना कि आपस में अलग अलग डिब्बों में। सबका मकसद गुड गवर्नेंस है, ना कि सिर्फ अपने अपने एरिया में अकेले काम करना। बहुत बढ़िया। चलो अब इस कोर आइडिया की प्रैक्टिस करते हैं। India's constitution masterfully rejects a rigid separation of powers for a dynamic system of checks and balances. इसको प्रैक्टिस करिए। इन शॉर्ट, इंडिया में पावर्स का सेपरेशन एक सख्त ईंट की दीवार जैसा नहीं है। ये एक मजबूत लचीले नेट जैसा है, जहां हर हिस्सा दूसरे हिस्सों को सपोर्ट भी करता है और उन पर नजर भी रखता है। और अब हम आ गए हैं अपने आज के आखिरी सवाल पर, 2021 से। ये अभी हमने जो डिस्कस किया उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। सवाल है, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू the parliament is able to ensure accountability of the executive in India? ठीक है, और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है। Broad micro theme, parliamentary oversight and executive accountability. ये सवाल जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी के बारे में है। आसान शब्दों में, पार्लियामेंट ये कैसे सुनिश्चित करती है कि गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव अपने फैसलों, खर्चों और कामों के लिए जवाबदेह है? बेसिकली पार्लियामेंट सरकार को कंट्रोल में कैसे रखती है। बिल्कुल। चलो एक स्कूल की एनालॉजी यूज करते हैं। प्रिंसिपल पार्लियामेंट को ये चेक करना होता है कि टीचर्स, एग्जीक्यूटिव सिलेबस ठीक से पढ़ा रहे हैं, स्कूल के पैसे सही से खर्च कर रहे हैं और क्लास में टाइम पर आ रहे हैं या नहीं। हाँ, ये पूरा सुपरविजन का प्रोसेस ही अकाउंटेबिलिटी है। तो इस आंसर का ब्लूप्रिंट बनाते। ठीक है, इंट्रोडक्शन सीधा सा होना चाहिए। आप ये कह के शुरू कर सकते हैं कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक मूल स्तंभ है और चेक्स एंड बैलेंसेस प्रिंसिपल का एक की एग्जाम्पल है। और ये भी मेंशन करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए कई टूल्स दिए हैं। ओके, तो बॉडी के पहले हिस्से में हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स फॉर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को लिस्ट करते हैं। पार्लियामेंट के हथियार क्या हैं? पहले और सबसे ज्यादा देखने वाले टूल्स हैं क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर। हाँ, ये डेली सेशंस होते हैं। करेक्ट। यहाँ एमपीज मिनिस्टर से उनके डिपार्टमेंट्स के काम पर सीधे और अक्सर कठिन सवाल पूछ सकते हैं। इससे गवर्नमेंट के काम पब्लिक स्क्रूटनी में आते हैं और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। दूसरा और शायद ज्यादा डिटेल्ड टूल है पार्लियामेंट्री कमिटीज का सिस्टम। करेक्ट, ये मिनी पार्लियामेंट्स की तरह होते हैं। कमिटीज जैसे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी और एस्टिमेट्स कमिटी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बिल्स और खर्चों का गहरा एनालिसिस करती हैं। मैं हाउस के शोर से दूर। बिल्कुल। और तीसरा आखिरी हथियार है नो कॉन्फिडेंस मोशन, आर्टिकल 75। इससे पावरफुल तो कुछ नहीं है। अगर लोकसभा ये मोशन पास कर दे तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, पीरियड। भले ये कम ही सफल होता हो, पर इसका डर ही गवर्नमेंट को लापरवाही से रोकता है। ये हो गई जनरल पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, लेकिन पैसे पर एक स्पेशल फोकस होता है, राइट? तो बॉडी का अगला सेक्शन फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी पर होना चाहिए। एब्सोल्युटली। पहला, बजट स्क्रूटनी।
आर्टिकल 265 के मुताबिक गवर्नमेंट पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना एक पैसा भी टैक्स नहीं लगा सकती या खर्च नहीं कर सकती। पूरे बजट पर बहस होती है और वोट होता है। बिल्कुल। दूसरा है शक्तिशाली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी। ये तो फाइनेंशियल वॉचडॉग है। हाँ, ये कमेटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की रिपोर्ट्स को जांचती है। सीएजी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो गवर्नमेंट के सारे खर्चों को ऑडिट करती है। तो पीएससी का काम ये देखना है कि पैसा सही से और सही काम के लिए खर्च हुआ या नहीं। ये गवर्नमेंट के खर्चों का पोस्टमार्टम जैसा है। एग्जैक्टली। और तीसरा है एस्टिमेट्स कमेटी। अच्छा, ये क्या करती है? देखिए, पीएसी उन खर्चों को देखती है जो हो चुके हैं। एस्टिमेट्स कमेटी आगे देखती है। ये बजट के अनुमानों को जांचती है और गवर्नमेंट को पैसे बचाने और ज्यादा एफिशिएंट होने के तरीके सुझाती है। तो ये फ्रेमवर्क तो काफी मजबूत लगता है, पर सवाल पूछता है टू व्हाट एक्सटेंट, जिसका मतलब है हमें इसकी इफेक्टिवनेस को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। बिल्कुल। तो बॉडी का अगला हिस्सा चैलेंजेस इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी पर होना चाहिए। हाँ, ये आंसर का कोर है। पहली समस्या है एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। जब रूलिंग पार्टी के पास लोकसभा में भारी मेजॉरिटी हो, करेक्ट। तब वो अपने नंबर्स का इस्तेमाल करके बिल्स को कम बहस के साथ पास करवा सकती है और ऑपोजिशन के सवालों को इग्नोर कर सकती है। इससे चेक कमजोर हो जाता है। दूसरा, रिड्यूस पार्लियामेंट्री सेशंस। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। साल में पार्लियामेंट कितने दिन मिलती है, वो संख्या कम होती जा रही है। कम दिन मतलब कम स्क्रूटनी, कम बहस और एमपीज के पास गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने के लिए कम वक्त। बिल्कुल। तीसरा है प्राइवेट मेंबर्स बिल्स का लो सक्सेस रेट। ये वो बिल है जो एक ऐसा एमपी इंट्रोड्यूस करता है जो मिनिस्टर नहीं है। हाँ, और आजादी के बाद से आज तक सिर्फ 14 ही पास हुए हैं। इससे पता चलता है कि लेजिस्लेटिव एजेंडा लगभग पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है। सही बात है। एक अच्छा आंसर सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताता, सॉल्यूशंस भी सुझाता है। तो बॉडी का आखिरी हिस्सा वे फॉरवर्ड पर होना चाहिए। यस, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच जरूरी है। पहला, कमिटी सिस्टम एनहांसमेंट। हमें कमिटीज को ज्यादा रिसोर्सेज, रिसर्च स्टाफ और एक्सपर्ट्स देकर उन्हें एम्पावर करना चाहिए। और उनकी रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। यूके जैसी कंट्री से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, डिजिटल इंटीग्रेशन। हम मॉडर्न ई गवर्नेंस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और खर्चों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, जिससे डेटा पार्लियामेंट्री कमिटीज और पब्लिक के लिए सीधे एक्सेसिबल हो। हाँ। और तीसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एमपीज। पार्लियामेंटेरियंस के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि वो कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इश्यूज को समझ सकें और अपनी स्क्रूटनी स्किल्स को बेहतर कर सकें। और आखिर में कंक्लूजन, इसको कैसे समेटे? कंक्लूजन बैलेंस्ड होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि भले ही इंडिया के पास पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मजबूत स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, उसकी प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस अक्सर एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस जैसी पॉलिटिकल रियलिटीज से प्रभावित होती है। इसलिए उसकी सफलता कंटिन्यूअस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और सभी स्टेक होल्डर्स के कमिटमेंट पर निर्भर करती है। बिल्कुल। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन है। चलो आखिरी राउंड ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पहले, स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को अलग अलग बताना क्यों जरूरी है? क्विक आंसर, क्योंकि ये एक न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। आप ये दर्शाते हैं कि अकाउंटेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं और हर एक के लिए अलग टूल्स हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पॉलिटिकल के लिए और पीएसी फाइनेंशियल के लिए। कंटेंट क्वेश्चन। पीएसी का रोल अक्सर पोस्टमार्टम कहलाता है। अगर पैसा खर्च हो चुका है तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्विक आंसर, क्योंकि इसके फाइंडिंग्स गड़बड़ियों और बर्बादियों को सामने लाकर फ्यूचर के लिए एक शक्तिशाली डिटरेंट बनाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर ज्यादा सावधान हो जाते हैं ये जानकर कि उनके खर्चों की जांच होगी। बैक टू कंटेंट। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस पॉइंट हमने पिछले आंसर में भी यूज किया था। यहाँ इसका इस्तेमाल अलग कैसे है? क्विक आंसर, यहाँ कॉन्टेक्स्ट ज्यादा शार्प है। पिछले आंसर में ये ओवरऑल चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम के लिए एक जनरल चैलेंज था। यहाँ ये स्पेसिफिकली ये बताने के लिए यूज हुआ है कि ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को कैसे कमजोर करता है। स्ट्रक्चर क्वेश्चन। टू व्हाट एक्सटेंट जैसे सवाल के लिए वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन सेक्शन देना जरूरी है? क्विक आंसर, ये जरूरी ही नहीं, एसेंशियल है। इस तरह का सवाल आपको अपना क्रिटिकल जजमेंट देने के लिए इनवाइट करता है। सॉल्यूशंस देना दिखाता है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव थिंकर हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाने वाले नहीं। एक और स्ट्रक्चर क्वेश्चन। आपने यूके के कमेटी सिस्टम का जिक्र किया। ऐसा कंपैरेटिव एग्जांपल ऐड करने से आंसर बेहतर कैसे बनता है? क्विक आंसर, ये आपके सुझावों को वजन और क्रेडिबिलिटी देता है। सिर्फ अनुमान लगाने के बजाय आप एक रियल वर्ल्ड मॉडल की तरफ इशारा कर रहे हैं जो काम करता है, जिससे आपका वे फॉरवर्ड ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। आखिरी कंटेंट क्वेश्चन। प्राइवेट मेंबर्स बिल्स का लो सक्सेस रेट अकाउंटेबिलिटी पर सीधा असर कैसे डालता है? क्विक आंसर, ये एक ऐसे सिस्टम को दर्शाता है जहां लेजिस्लेटिव एजेंडा पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के हाथ में है। इससे पार्लियामेंट की ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज पर बहस करने या उन मुद्दों को उठाने की क्षमता कम हो जाती है जिन्हें गवर्नमेंट इग्नोर करना चाहती है। बहुत खूब। चलो आज के आखिरी की फ्रेज की प्रैक्टिस करते हैं। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, while robust in its constitutional design, requires constant institutional strengthening to truly fulfill its role as the people's watchdog over the executive. इसे बोलने की कोशिश करिए। इन शॉर्ट,
पार्लियामेंट के पास सरकार से हिसाब लेने के लिए शक्तिशाली औजार हैं, लेकिन जब सरकार बहुत मजबूत हो तो ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि इन औजारों की धार कम न हो। तो ये एक बिल्कुल लाजवाब और डिटेल चर्चा थी। आज हमने इंडियन पॉलिटी के इंजन रूम में झांक कर देखा और उसके 3 सबसे जरूरी आपस में जुड़े हुए सिस्टम्स को समझा। चलो एक जल्दी से फाइनल रिकैप करते हैं। हाँ। पहला, हमने एस्टैब्लिश किया कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का सबसे बड़ा रक्षक है। बिल्कुल। दूसरा, हमने समझा कि इंडिया का गवर्नेंस मॉडल एक रिजिड स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स पर नहीं, बल्कि एक लचीले और बेहतरीन चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम पर चलता है। जहां सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं। और आखिर में हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे पार्लियामेंट अलग अलग पॉलिटिकल और फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करती है, और इसमें आने वाले रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को भी समझा। और सोशल मीडिया की ताकत है। क्या एक फोर्थ पिलर यानी एक जागरूक और इन्फॉर्म्ड नागरिक अब इस पूरे चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया है? ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। अगर आज की इस गहरी चर्चा में मजा आया और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज उस लाइक बटन को दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट्स में हमारे आखिरी सवाल पर अपने विचार बताइए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम मिलेंगे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।